तो हेलो गाइस, मैं हूं रोहित रा और अभी रिसेंटली न्यूज़ आई कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो नाम के देश ने अपने 2 स्टेट में स्टेट ऑफ सीज डिक्लेयर कर दिया है। एक ऐसा देश जो कहीं ना कहीं हम सबके ज़िंदगी से जुड़ा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो आज हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो के बारे में, जानेंगे कि वो देश हमारी ज़िंदगी से कैसे जुड़ा है और स्टेट ऑफ सीज क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा भारत और यहाँ से लगभग 6800 किलोमीटर की दूरी पे है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, जिसे शॉर्ट में DRC कहा जाता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इसे तो कॉन्गो भी कहा जा सकता है, लेकिन इसे सिर्फ कॉन्गो नहीं बोला जा सकता क्योंकि DRC के बाजू में एक दूसरा देश है जिसका नाम है रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, और इन दोनों देश के बीच में बहती है कॉन्गो रिवर, जिसे दुनिया की सबसे गहरी नदी बोला जाता है। और इसी कॉन्गो नदी के नाम से दोनों देश ने अपना नाम रखा है। अच्छा, एक और फैक्ट आपको बता देता हूँ, जब किसी देश या राज्य का नाम नदी के नाम से रखा जाता है तब उस देश के नाम के आगे दी लगाया जाता है। इसलिए आपने बहुत से ऑफिशियल डेटाबेस में देखा होगा पंजाब राज्य का नाम दी पंजाब लिखा होता है, क्योंकि पंजाब का नाम भी नदियों की वजह से ही रखा गया है। तो उसी तरह से इस देश का नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो रखा गया है। DRC को हम दुनिया का फेफड़ा भी कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया में जितने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं उसका 12% इलाका DRC में ही है। DRC एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में दुनिया का सबसे अमीर देश है। यहाँ 1738 लाख करोड़ से ज़्यादा खनिज संसाधन जमीन में दबे हुए हैं। ऐसा कोई खनिज नहीं है जो इस देश में ना हो। इन नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से ये देश होने को दुनिया का सबसे अमीर देश हो सकता था, लेकिन यही नेचुरल रिसोर्सेज इस देश के लिए अभिशाप बन गया है। इस देश के आज के हालात को समझने के लिए इसके इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। तो बात करेंगे 13वीं सदी से। तो आज मैप में दिखने वाले अंगोला, DRC, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और गबोन को उस समय में किंगडम ऑफ कॉन्गो कहा जाता था, और इस किंगडम के राजा थे मनी कॉन्गो। और इस पूरे किंगडम में जो छोटे छोटे राज्य थे वो मनी कॉन्गो को लगान देते थे, और इसी तरह से चल रहा था कॉन्गो का साम्राज्य। फिर आ गई 15वीं शताब्दी, जब साम्राज्यवाद की शुरुआत हुई। मतलब ये वो दौर शुरू हुआ जब अपने अपने साम्राज्य को और बढ़ाने की सोच आने लगी राजाओं में, और बहुत से देशों के प्रतिनिधि निकल गए छोटे छोटे साम्राज्य और गुलामों की तलाश में। तो इसी तरह से पोर्तुगल के जहाजी थे डियोगो काओ, जो निकले थे ऐसे ही किसी देश की खोज में, और उसकी नज़र पड़ी कॉन्गो साम्राज्य पे। डियोगो काओ पहले यूरोपियन थे जो यहाँ आए थे। उन्होंने कॉन्गो के बारे में सब कुछ पता किया और फिर यहाँ व्यापार करने के लिए राजा को भरोसा में लिया। फिर पुर्तगालियों ने राजा से नज़दीकियाँ बढ़ाई। राजा और उसके लड़के को ईसाई धर्म में परिवर्तित करा दिया, और धीरे धीरे वहाँ की जनता का भी धर्म परिवर्तन कराया जाने लगा। पुर्तगालियों ने धीरे धीरे अपना व्यापार वहाँ बढ़ाने लगे, और ऐसा लगभग 150 साल तक चला। फिर 17वीं शताब्दी तक यहाँ अंग्रेज, डच और फ्रेंच भी आने लगे व्यापार के लिए, और यहाँ अब लूटमार मचने लगी। इसी सब को देखते 1665 में पुर्तगालियों ने कॉन्गो पे हमला कर दिया और राजा का सर काटकर वहाँ के चर्च में लटका दिया। अब कॉन्गो साम्राज्य की हालत ऐसी हो गई थी कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, और यहाँ 19वीं शताब्दी तक लूटमार चली। फिर 1880 में बेल्जियम के राजा ने बाकी देशों से कहा कि उसे कॉन्गो का कंट्रोल लेने दो। वो यहाँ की जनता का उद्धार करना चाहते हैं, और बाकी देशों को कॉन्गो में व्यापार करने के लिए कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला। बेल्जियम के राजा ने सबको ऐसा दिखाया कि वो कॉन्गो को आज़ाद करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा कुछ और ही थी। एक्चुअली में 19वीं शताब्दी के अंत में साइकिल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बूम आया, और इनके पहियों के लिए रबर चाहिए था, और बेल्जियम के राजा ने पूरे कॉन्गो को रबर बनाने में लगा दिया। और उस समय रबर कैसे बनाया जाता था? पहले रबर वाले पेड़ों की छाल निकाली जाती थी, फिर उसे निचोड़कर लिक्विड निकाला जाता था, फिर उस लिक्विड को लोगों के शरीर पर लगा दिया जाता था, और जब वो लिक्विड सूख जाता था तब उसे लोगों के शरीर से खींच के निकाला जाता था। और इसके लिए बेल्जियम के राजा ने यहीं के कुछ लोगों को सैनिक जैसी ट्रेनिंग दे रखी थी, जिन्हें मिलिशिया ग्रुप कहा जाता है। लगभग 80 साल के बाद बेल्जियम ने पार्लियामेंट दबाव के कारण अपना कंट्रोल कॉन्गो से हटा दिया, और फिर 30 जून 1960 में कॉन्गो आज़ाद हो गया। लेकिन ये आज़ादी ज़्यादा दिन चली नहीं। आपको याद होगा मैंने बताया था मिलिशिया ग्रुप के बारे में, जो लोकल आर्मी थे कॉन्गो में। तो इन लोकल आर्मी को जमा करके 1965 में मोबुतु सेसे सेको ने कॉन्गो में तख्ता पलट कर दिया, और फिर मोबुतु ने 32 साल तक राज किया DRC पे। DRC के लोग पहले भी गुलाम की तरह काम करते थे और अभी भी।
1997 में मोबुतु सेसे सेको के जाने के बाद यहाँ वापस सिविल वॉर छिड़ गया। मिलिशिया ग्रुप के अलावा बहुत से बाहरी देश भी आके यहाँ खनिजों को लूटने लगे और उस खनिजों को ब्लैक मार्केट में बेचने लगे। डीआरसी में सिविल वॉर लगभग 6 साल तक चला और अंदाजा लगाया जाता है कि लगभग इन 6 सालों में 60 लाख लोगों से ज़्यादा लोग मारे गए। फिर वर्ल्ड पावर की वजह से 2003 तक ये सिविल वॉर खत्म हो गए। फिर यहाँ 2006 में इलेक्शन हुआ और जीत के आए जोसेफ कबीला, जो कि 2018 तक राष्ट्रपति बने रहे। फिर 2019 में फेलिक्स त्सिसेकेडी जीत कर आए, लेकिन हालात आज भी जैसे के तैसे ही बने हुए हैं। ये लोग भी अपनी जनता को गुलाम बनाकर ही रख रहे हैं। डीआरसी में आपको एक भी पक्की सड़क नहीं दिखेगी, महिलाओं के साथ जबरदस्त बलात्कार किया जाता है, 10 साल के बच्चों के हाथ में भी हथियार दिखेंगे आपको। और इनके इस हालात के लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आज हम जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या जो कैमरा यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप या ऐसा कोई भी इक्विपमेंट जिसमें बैटरी लगी होती है, तो हम कहीं ना कहीं इनके हालात के लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि बैटरी में यूज़ होता है कोबाल्ट, और दुनिया में जितना भी कोबाल्ट यूज़ होता है उसका 70% कोबाल्ट सिर्फ डीआरसी से ही आता है। अगर आपके बैटरी पे कंट्री कोड +243 लिखा है, मतलब वो डीआरसी से ही आया है। और इन्हीं सब वजह से यहाँ बहुत से छोटे छोटे मिलिशिया ग्रुप बन गए हैं जो लोगों से गुलामी करवाते हैं और ये खनिज जमीन से निकलवाते हैं। तो अभी नॉर्थ किवू और इतूरी ये 2 स्टेट हैं डीआरसी में जहाँ बहुत ज़्यादा मिलिशिया ग्रुप एक्टिव हो गए हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। इसलिए यहाँ स्टेट ऑफ सीज लगा दिया है, मतलब अब ये पूरा इलाका मिलिट्री के कंट्रोल में ले लिया गया है। मिलिट्री बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। फेलिक्स त्सिसेकेडी को लग रहा है कि इससे हालात सुधर जाएंगे, लेकिन जिस देश का इतिहास ही यही रहा है, जिनके पास अपने बच्चों को सुनाने के लिए अपने दर्द और अपने पे हुए अत्याचार के अलावा कोई कहानी नहीं है, वहाँ कुछ वक्त के लिए स्टेट ऑफ सीज लागू कर देने से वहाँ के हालात बदल नहीं जाएंगे। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, आपसे लेता हूँ विदा, धन्यवाद।